टूल्स पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, सिलेक्शंस वगैरह किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और सेम सिलेक्शन जो होती है आपको जैसे जैसे करते जाओगे, कोरल के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी आपको समझ में आता चला जाएगा कि हाँ जी किस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है, ओके। तो कोई भी फैक्टर्स वगैरह हम लोग आज जो करेंगे सिंपली, ठीक है, तो कैसे हम लोग सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बना के और कैसे आपको यूज़ करना, सिंपल आपको सिलेक्शन से आप लोग करेंगे आज के अंदर। सिलेक्शन के साथ साथ में आपके पास एक टूल एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसका बोलते हैं वैसे शेप बिल्डर। शेप बिल्डर अगर मैं सिंपल बताऊं हम लोगों को, तो शेप मतलब शेप को किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कोरल के अंदर बेल्ट ट्रिम वगैरह करा था ना, इंटरसेक्ट वगैरह, याद है, ठीक है। तो उसी के लिए इसके अंदर जो है एक बहुत अच्छा टूल है जिसको शेप बिल्डर बोलते हैं, जिसके थ्रू सारे काम कर सकते हैं आप। शेप को बिल्डअप कर सकते हैं, बेल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हो, ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको रीशेप वगैरह जैसे मर्जी कर सकते हो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ में, ठीक है। तो वो है, हेलो हेलो, तो ये है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जैसे मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर दो प्रिंट पे काम होता है मीडिया के ऊपर, ठीक है। एक आता है सिंपल डिजिटल मीडिया और एक आता है प्रिंट मीडिया। डिजिटल मीडिया के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मोबाइल के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, उस ऐप के लिए कुछ ग्राफिक्स बनाने हैं, ठीक है, चाहे लोगो हो या कोई भी आपको ग्राफिक्स वगैरह हो या कोई बैकग्राउंड वगैरह हो, ठीक है। जो ऐप वगैरह के अंदर देखते हैं ना, बैकग्राउंड वगैरह बनी होती है, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं या आइकन्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो होते हैं वो आप इसके अंदर क्रिएट सकते हैं। अगर आप मोबाइल के लिए आप कर रहे हैं तो मोबाइल के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे सभी मोबाइल्स के अलग अलग आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स दे रखे हैं। आईफोन है, एप्पल्स है, एंड्रॉयड है, ऐसा है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड वगैरह है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं किसका आपको ऑपरेटिंग ऐप जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप बना रहे हैं। एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए बना रहे हैं, एप्पल के लिए बना रहे हैं, आईफोन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से, क्योंकि हर एक की डायमेंशन जो होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे वेब है। वेब के अंदर वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं, वेबसाइट के अंदर कोई लोगो वगैरह यूज़ करना है आपको या लोगो वगैरह बनाना है अगर आपको, तो जो है, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वेबसाइट के लिए जो बैनर बने हुए होते हैं, ठीक है, जो बैनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो बैनर्स वगैरह इसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंटिंग के अंदर तो नॉर्मली वही है कि किस पेज के ऊपर आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो A4 लेटर वगैरह वो सारे के सारे। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीन्स प्रिंटिंग को छोड़ के बाकी जितने भी आपके पास फंक्शंस हो डिजिटल मीडिया के अंदर, चाहे आपका मोबाइल हो, ठीक है, वेब हो, मूवीज हो, वीडियो हो, एनिमेटर्स हो, इलस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो किसी के लिए भी अगर हम काम करते हैं तो प्रिंटिंग के लिए जो काम करते हैं उसकी अपनी एक स्केलिंग होती है, ठीक है, इंची, सेंटीमीटर, मीटर्स वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो डिजिटल के अंदर कितने भी आपके पास आता है, तीनों चारों के अंदर जो हमारे पास एक ही आपकी मेजरमेंट आती है जिसको बोलते हैं पिक्सल। इसमें जो भी काम होता है वो आपका सारा का सारा पिक्सल बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ जानने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मिलीमीटर्स लिखा हुआ है, जैसे ही मोबाइल लोगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक्सल के अंदर आ जाएगा। साइजेज जो भी रहे होंगे, ठीक है, जो साइज आप चूज करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। या मूवीज वगैरह अगर आप बनाते हैं, मूवीज के वीडियोस एडिटिंग के लिए अगर मान लीजिए जैसे वीएफएक्स के लिए कोई एनिमेशन बनानी है, उसकी एड वगैरह बनानी है, या कोई आपको एक पर्टिकुलर एक कैप्चर वो बनानी है, कंपोजिशंस बनानी है, ठीक है। तो वो कंपोजिशन पूरी की पूरी जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो किस साइज के अंदर कहते हैं 1920 1080 है, ये हर एक के अंदर अलग अलग आपके पास डायमेंशन आपको मिलेगी, ठीक है। आपने देखी भी होगी कि मीन्स हर एक के अंदर अलग अलग साइजेज होते हैं, ठीक है। यूट्यूब में जाओगे तो इसके अंदर सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे साइजेज दिखाता है आपका, ठीक है। ये वही साइजेज होते हैं कि किस साइज के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो ये फुल एचडी है, तो ये एचडी के अंदर भी ये अलग अलग आपके पास आती है। और उसके बाद आपके पास आता है आर्ट एंड एनिमेशन, ये सारे के सारे आपके पास ये पूरे हैं। तो आपको जो काम करना है वो आपको काम करना है इनके लिए सबसे पहले, ठीक है।
तो क्योंकि आप किसी के लिए भी काम करें आप, ठीक है, सिर्फ डायमेंशन से यहाँ पे मतलब है, ठीक है, बाकी उससे कोई काम के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो जैसे हम लोग कोरल के अंदर ध्यान रखा था, फोटोशॉप के अंदर ध्यान रखा था कि मीन्स आपको कलर कोडिंग जो कलर आपका स्किन जो है वो आपको क्या चूज करना होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो होना चाहिए, ठीक है, कलर मोड CMYK, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। अगर आप मान लीजिए प्रिंटिंग को छोड़ के और किसी पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो कलर मोड रहेगा वो आपका वैसे तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली आपका वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका कई बार कोई सेटिंग वगैरह किसी ने चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो कलर मोड होना चाहिए, अगर आप डिजिटल के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, मोबाइल के लिए या मान लीजिए आपने वेब के लिए काम कर रहे हो किसी के लिए भी, ठीक है, तो आपका कलर मोड अब फॉर एग्जांपल मैं प्रिंटिंग के लिए A4 साइज दे दिया, ठीक है, ओके। ये रेजोल्यूशन हमारे पास जो काम करता है, ठीक है, ये डायमेंशन जो आपका फिक्स साइज है, बाद में अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से जैसे भी आपके पास है। मेजरमेंट आपको उसके अलावा मान लीजिए कई बार इंचेस के अंदर आपने मान लिया पेज आपने ले रखा है जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लीड। अब ब्लीड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज़ की प्रिंटिंग करवाते हैं, ब्लीड सिर्फ प्रिंटिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब वो है क्या ब्लीड? ब्लीड होता है कि जब हम लोग प्रिंटिंग करवाते हैं, प्रिंटिंग करवाने के बाद क्या होता है, एक तो होता है कि हम इंडिविजुअली पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकालते हैं, क्योंकि A4 शीट ले ली, A3 ले ली, A5 ले लिया, C1 ले लिया, तो जो फिक्सअप शीट ले ली अपने प्रिंटर के अंदर वो डाली और निकाल दिया। लेकिन जो प्रिंटिंग करवाते हैं हम लोग, ठीक है, तो सिंगल शीट जो होती है वहाँ पे वो एक पिक्सल साइज के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। वहाँ पे जो साइज चलता है वो 23x36 होता है, ठीक है, तो 23x36 ये पूरी शीट का साइज होता है, ठीक है। तो वो उसी के ऊपर प्रिंट आउट निकालते हैं। अब वो जो प्रिंट आउट है 23x36 का मतलब ये नहीं कि आपके उसके ऊपर एक ही डिजाइन निकलेगा, ठीक है। अब आपका डिजाइन जो है, आपका साइज जो है, आपका साइज फॉर एग्जांपल मैंने पास बताया कि आपका जो साइज डिजाइन बना हुआ है, आपका जो पॉम्पलेट बना है, या कोई भी एनीथिंग एल्स कुछ भी आपके पास है, आपका जो पेज है मान लीजिए वो 4x6 का है, 4x6 का साइज उसका है, आपका 23x36 है, तो उसको जैसे हम लगाते हैं, ठीक है, तो जितने भी शीट पेज आपके पास आते हैं जो 23x36 के ऊपर, ठीक है, जितने आपके प्रिंट निकलने हैं तो उतने प्रिंट आपके पास एक शीट के ऊपर वो सेट करके देते हैं। उसको प्लेटिंग सिस्टम बोलते हैं। प्लेट के थ्रू हम लोग जो वो सारा का सारा उसके अंदर लगाते हैं। तो एक के ऊपर मान लीजिए 10 पेज निकल गए, ठीक है, या मान लीजिए 5 पेज निकल रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 शीट आपको चाहिए, ठीक है, अगर 10 पेज है तो आपको 10 शीटों का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1000 चाहिए तो इसी तरह से आपको 100 प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। 2000 चाहिए तो मान लीजिए इसी तरह से आपका जितने जितने आपके पास, ठीक है, प्रिंट आउट निकालना, उसी तरह से नंबर ऑफ शीट, एक शीट के ऊपर जितने प्रिंट निकाल रहे हैं क्योंकि उतनी नंबर ऑफ शीट जो होती है उसके अंदर वो प्रिंटिंग में लगा दी जाती है। तो अब उसकी जब प्रिंटिंग करवा ली जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि बस उसकी कटिंग होती है, ब्लेड पे चढ़ता है, ठीक है, मशीन पे। तो मशीन पे जब ब्लेड पे चढ़ता है तो उसकी कटिंग करवाते हैं। तो कटिंग जो होती है बेसिकली उसको बोला जाता है मार्के, जो मार्के लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कॉल के अंदर भी हम लोगों ने समझे थे, ठीक है। तो वो जो मार्के लगाते हैं उसके थ्रू उसकी कटिंग होती है। अब जब कटिंग करवाते हैं तो अगर मान लीजिए आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल वाइट है, मतलब बैकग्राउंड उसके अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो आपने साइज दिया है उसके अकॉर्डिंगली वो कटिंग मार के लगा के वो प्रिंट आउट उसको कटिंग कर देते हैं। लेकिन अगर किसी डिजाइन के अंदर आपका जो है वो कलर है, ब्लैक बैकग्राउंड में कोई कलर है, कोई इमेजेस आपने दे रखी है बैकग्राउंड के अंदर, एनीथिंग का कुछ भी आपके पास है, तो जो करता प्रिंट आउट के ऊपर निकलता तो उतने ब्लॉक बनते हैं, जितने जितना पेज होगा तो प्रिंट आउट उतना निकलेगा, बाकी चीज तो पूरी व्हाइट रहेगी, ठीक है। तो जब कटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो कटिंग दो तरीके से करते हैं। एक तो होता है कि मिस डाई कटिंग होती है। डाई कटिंग आपके पास होती है कि आपने कोई डिजाइन में जैसे हार्ट शेप में कोई शेप बना रखी है, तो आपकी जो कटिंग होनी चाहिए हार्ट शेप में, वो तो डाई के थ्रू कटिंग होती है, ठीक है। तो डाई जो होती है वो डाई के थ्रू लगा दिया जाता है, तो उसके थ्रू होता है। लेकिन एक दूसरी होती है जो मशीन के थ्रू होती है, जो आपके पास ब्लेड आता है ऊपर से वो कट के वो अलग हो जाती है। तो जब आप ब्लेड आते हैं तो सबसे ऊपर जो शीट होती है वो तो आपको पता होता है कि एक्जैक्टली कहाँ पे लगानी है, नीचे वाली शीट उसी तरह से टैप होती है पूरी की पूरी एक साथ का। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम लोग टैप करते हैं तो साइडों से क्या होता है कि बीच में कुछ पेजेस होते हैं जो हल्के कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 पेज उसमें से आगे पीछे हो गए तो जो प्रिंट जो कटिंग करेगा वो सबसे टॉप वाले से कटिंग करेगा। वो अगर वो सबसे टॉप वाला जो कटिंग करेगा तो वो जो अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर चीज का कलर आपके पास सैंपल है और जो कलर बिल्कुल जहां से वो कटिंग कर रहा है वो बिल्कुल एज पे है,
और उसके जैसे हल्का से इधर हुआ तो व्हाइट पे चला जाएगा, हल्का से इधर हुआ तो वो आपका कलर कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे उसकी कटिंग करता सबसे टॉप वाला तो उसको एग्जैक्टली काटेगा, लेकिन उसके नीचे जितनी भी पेजेस होते हैं उनका तो पता नहीं होता जब तक वो कट के अलग नहीं हो जाती है। अगर पीछे का कोई पेजेस हिला हुआ है तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए पेज इधर को हिला है तो क्या होगा कि वो डिजाइन थोड़ा सा कटेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां से जब कटेगा तो जो इधर को हिला है तो यहां से वो बाहर निकलेगा, तो यहां जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे व्हाइट एरिया जो होता है वो प्रिंट आउट में उसमें कटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो वो पेज आपका वहां पे वेस्टेज हो गया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो हम काम करते हैं, काम तो आपको अपने ही पेज के ऊपर करना है, 4x6 जो भी आपने सही उसी पे काम करना है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड जो होती है वो थोड़ी सी हम लोगों को एक्सटेंड करनी पड़ती है। एक्सटेंड इसलिए करनी पड़ती है कि अगर मान लीजिए वो कटिंग करता है, कटिंग तो वहीं से होनी है, अगर पेज मान लीजिए इधर को हिलता है या इधर को हिलता है, तो इधर को हिलता है तो क्या होगा, आपको डिजाइन थोड़ा सा कटेगा, लेकिन इधर से इधर भी अगर मान लीजिए आता तब भी वो डिजाइन ही कटेगा, फिर आपकी व्हाइट जो आपकी एज होती है वो आपकी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जो होता है कि जब भी आप कभी भी डिजाइनिंग करें, जब भी आप काम करें, जब आप किसी भी पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर अगर आपकी बैकग्राउंड में कोई कलर है या बैकग्राउंड के अंदर कोई डिजाइन है, ठीक है, जो बैकग्राउंड ब्लैंक नहीं है, व्हाइट नहीं है, तो चाहे आपके पूरे पेज के ऊपर हो या मान लीजिए ऊपर एक पट्टी हो, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि सिर्फ आपकी पूरे पेज की बात कर रहा हूं, या छोटी सी एक पट्टी हो, वो भी आपको जो है वो अपने ब्लीड पे थोड़ी सी एक्सटेंड बढ़ा के देनी पड़ती है ताकि वो कटिंग हो, ठीक है। तो आपके पास वो उसका जो व्हाइट एज है वो आपकी प्रिंट आउट के अंदर उसकी कटिंग में वो ना आए डिजाइन, ठीक है। कैसे, एक बार छोटा सा मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर मैं नॉर्मल पेज पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ब्लीड नहीं दिया हुआ है, तो जब मैं डिजाइन बनाऊंगा, क्योंकि मेरा पेज तो यही है ना, और मैंने डिजाइन में मान लीजिए मैंने ये लिया और मैंने इसके अंदर ये मेरा, ठीक है, और मेरी जो शीट है, ठीक है, वो मान लीजिए थोड़ी बड़ी है, मैंने इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ये देखो, अब मेरी ये पूरी मान लीजिए 23x36 की शीट है। अब मेरे पास इसके अंदर एक पेज लगाया, ठीक है, इस तरह से हो जितने जो हमारा पेज जितने आपके साइज होगा ना उसी हिसाब से जितने भी प्रिंट निकलने हैं वो ऑटोमेटिकली वो ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो मार्के लगा होगा वो एक यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग जगह पे मार्के लगे होते हैं, वो प्रिंटिंग प्री प्रेस जिसको बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली लगा के देते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। तो जो जब आप कभी इस फील्ड में जाओ तो आपको समझ में आएगा इस तरह से, जिससे कि ब्लेड ऊपर आपको पता चले कहाँ से काटना है। और इसी तरह से यहाँ पे भी लगा होगा, 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 ठीक है। डिजाइन आपका क्योंकि प्रॉपर है। अगर मेरा पेज, मैं पूरे पेज की बात कर रहा हूँ, ये तो मेरी शीट है जो नीचे ही रहेगी, प्रिंट आउट आपका निकल गया। अब मेरा पूरा पेज यहाँ पे आपका ये तो ठीक आ गया। उसके मान लीजिए अगर ऐसा हल्का सा कोई पेज मेरा हिल जाता है, अगर मेरा पेज हल्का सा हिलता है, कटिंग तो वो यहीं से करेगा, तो जैसे ही यहाँ से कटिंग करे एक मार्के यहाँ लगा हुआ होगा, ठीक है, जो मार्के यहाँ आ गया होगा, ठीक है। एक बार वो भी लगा के दिखा दूंगा आपको। जब ये कटिंग ये होता है तो देखिए ये कटिंग तो यहाँ से हो रही है, तो ये वाली यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ हो सकता है, लेकिन दिक्कत कब आए कि अगर मान लीजिए जो काम कर रखा है वो यहाँ पर हो, तो हो सकता है कि कोई टेक्स्ट कर सकते हैं, वो फिर आपकी गलती है, ठीक है।
फिर वो, क्योंकि आपको मैंने हमेशा ही बताया कि जब भी आप कोई भी डिजाइन के अंदर काम करें तो आपको मिनिमम 10 से 15% का मार्जिन जो है तो प्रिंट के लिए छोड़ के आप फिर आप काम करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे ये काम है तो आपका काम यहाँ से यहाँ तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जब हम कटिंग करें तो टेक्स्ट उसमें अंदर ना करें। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे लेकिन इतनी जो है वो वाइट वो बैकग्राउंड आएगी। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि मीन जब हम काम, अगर मान लीजिए उसकी जगह पे मैंने जो ब्रीड बढ़ा रखा होता है और अगर ये इतना बड़ा हो, प्रिंट कटिंग जबकि यहाँ से ही होनी है, ठीक है, तो जितना भी आपका बड़ा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, अगर पेज अगर मान लीजिए हिलता भी है या मान लीजिए मूव भी करता है, ठीक है, तो आपका जो है वो कटिंग के अंदर वो नहीं जाएगा, जो वाइट एज आपकी नहीं आएगी, क्योंकि काम तो आपने उतना ही कर रखा है, कटिंग आपकी उसी के हिसाब से जाएगी। तो हमेशा जब भी हम लोग कहते हैं तो ब्लीड का मतलब क्या होता है कि ब्लीड कितनी बढ़ानी है, फिर वो क्या होता है कि मिस आता है, जैसे मान लीजिए 3 mm बढ़ा दिए, 4 mm बढ़ा दिए, 5 mm बढ़ा दी, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली होता है कि कितनी ब्लीड आपको बढ़ानी है। वो तो ज्यादातर वो बताते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग जब करते हैं तो वो बता देते हैं कि आपकी 3 mm बढ़ा के दे दीजिएगा, 4 mm बढ़ा के दे दीजिए, तो ये नहीं बोलेंगे बढ़ा के दे, वो कहेंगे 3 mm जो है ब्लीड रख लेना। तो 3 mm मतलब ब्लीड का होता है कि जब हम लोग इसके पेज की प्रिंट आउट निकालें या काम करें तो आपको, ठीक है, तो ये आपको बढ़ा के रखना, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेनिफिट कि मींस जो डिजाइन आप काम तो आपको इसी में ही करना है, लेकिन जो बैकग्राउंड होगी वो बैकग्राउंड आपको यहां से चलेगा, ये दिख रहा है, ओवर को बॉर्डर के अंदर होगा, ठीक है, काम आपको इसी के अंदर करना है। ये तो आपका कटिंग यहाँ से होनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, तो काम आपको, मैंने क्या बोला था कि मींस आपको 10% का मार्जिन एवरी टाइम हमेशा आपको लेके चलना है। और काम मतलब आपका जो काम होना चाहिए वो अराउंड टेक्स्ट जो है आपके पास, जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो भी चीज है वो आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये कितना रहना पड़ेगा फिर? 10% में बोलता हूँ, 10 से 15, ठीक है, पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि 10 से 15% मिनिमम मार्जिन होना चाहिए, जो आपको प्रिंट मार्जिन जिसको बोलते हैं, या तो जो ब्लीड जो है 3 से 4 mm, ठीक है, वो हम लोग रखते हैं। तो ये हमेशा जो है वो ब्लीड का हम लोग ध्यान रखें कि जब भी हम लोग काम करें तो लेकिन प्रिंटिंग के लिए सर एक साइज बड़ा नहीं हो जाएगा किसका, जो हमने पेस्टिंग पे लगाएंगे उसको, तो एक तो रहेगा ही जो आपने बताया कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे साइड से चारों तरफ से, तो दूसरी जो होगी अपना जो दूसरा पीस होगा उसका साइज छोटा नहीं हो जाएगा उससे मुकाबले, वो बड़ा मतलब सर सब तो सेम ही प्रिंट तो सबका ही मार के जो लगेगा। आज जो सिंपली हमारे पास आएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये 4 टूल है, ठीक है, ये 4 टूल वही है, ठीक है, जो हम लोगों ने कोरल के अंदर भी समझे थे और फोटोशॉप के अंदर भी आपके पास आता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेक्शन में, किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करके आप कहीं पे भी मूव वगैरह करवाना है, कुछ भी करवाना है। लेकिन यहाँ पे जब हम काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, ओके, तो ये सिलेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो पूरी आप उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग कोरल के अंदर ध्यान दिया था शेपिंग टूल से जो हम लोग करते थे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर होता है कि मींस कोरल के अंदर जब हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रीशेप करते थे, ठीक है, तो क्या होता था कि मींस किसी भी शेप को कन्वे करने के लिए हमारे पास एक आता था शेपिंग टूल, ठीक है, बट शेपिंग टूल डायरेक्टली यूज नहीं होता था, उसके लिए हम लोगों को कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता, कंट्रोल क्यू जिसको बोलते थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली एक टूल है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टूल, शेपिंग टूल की जगह, ठीक है। तो जैसे आप शेपिंग टूल लोगे, ठीक है, अभी अगर हम उठाओगे तो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, लेकिन एक बार बाहर क्लिक करके अगर इंडिविजुअली नोड को जैसे आप मूव करवाओगे तो आपको कन्वर्ट टू कर्व वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली जो है किसी भी नोड्स को आप उठाइए, हाँ, बट बशर्ते आपके पास नोड बने होने चाहिए। और जैसे उसके अंदर जैसे कंट्रोल क्यू करते थे, ठीक है, तो टूल आते थे ऊपर, देखा होगा आपने, ठीक है, जो कस वगैरह आता है वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। देन और किसी पॉइंटर को अब उसके साथ साथ में प्लस मतलब या माइनस कहीं पे भी अगर आपको माइनस किसी भी नोड को
अब उसके साथ साथ में अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर आपको नोड ऐड करना है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आता है प्लस, सिंपल कीबोर्ड में प्लस सिंबल है, प्लस जैसे ही आप करते हो, ठीक है, तो ये अलग अलग जहां पर भी आपको चाहिए नोड, ठीक है, वहां पे क्लिक करो। अगर हटाना चाहते हैं कोई नोड अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है तो सिंपल या तो यहाँ से हटा सकते हो या फिर आप माइनस भी, कीबोर्ड से माइनस आपने दबाया, देखिए जैसे ही आप माइनस का प्लस दबा रहे तो आप देखिएगा कीबोर्ड के नीचे उसके माउस के नीचे चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो प्लस ऐड करने के लिए और माइनस आपका किसी भी नोड को रिमूव करने के लिए, ठीक। अब मूव वही डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो ये मान के चलिए कि जो कॉरल के अंदर हम लोगों ने शेपिंग टूल पढ़ा था, ठीक है, उसकी जगह पे ये आपके पास ये है डायरेक्ट, ठीक है, तो किसी भी नोड्स को मूव वगैरह करवाने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर ही ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप मतलब जो आपके पास नंबर जितने भी आपके पास नोड होते हैं इन सभी नोडों को सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तो ये सिर्फ नोड को सिलेक्ट करने के लिए है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, ये है आपके पास मैजिक बैंड। मैजिक बैंड जो होता है बेसिकली कलर सिलेक्शन है, ठीक है, मल्टीपल कलर जो लोगों ने फोटोशॉप के अंदर पढ़ा था, ठीक है। मैजिक बैंड होता है ना, ये सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर कलर के ऊपर यूज करते थे जिसको मैजिक बैंड है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए मैंने ये कुछ बनाया, ठीक है, तो जो भी जितने भी कलर जहाँ पे भी यूज़ कर रखे होंगे, तो ये पर्टिकुलर कलर जो है कहीं पे भी यूज़ कर रखा है, ठीक है, तो उसी को ही सिलेक्ट करने के लिए था। उसके अंदर पिक्सल सिलेक्ट होते थे, उतने एरिया के अंदर पिक्सल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल में तो काम कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर्स के अंदर एक पॉट कलर सिंगल ही होता है, तो उस पर्टिकुलर जितने ऑब्जेक्टों के अंदर वो पर्टिकुलर कलर आपने सिलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, वो सभी को एक साथ में वो सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपली इसके अंदर ये है आपके पास लेसर टूल। लेसर टूल होता था वहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए, फ्री हैंड जैसे, तो यहाँ पे फ्री हैंड तो कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो कटिंग तो है नहीं, तो लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्शन इसका यूज होता है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना था, एक तो ये टूल था जिसके थ्रू इंडिविजुअली किसी भी नोड को सिलेक्ट कर सकते थे। अब मुझे मान लीजिए इसके अंदर ये तीनों नोड सिलेक्ट करने हैं, एक ये करना है, ये करना और ये करना, ताकि इसको मैं मूव करवाऊँ। तो दो तरीके हैं, या तो एक के ऊपर मैंने क्लिक करा, शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा डायरेक्ट सिलेक्शन से ही, और जितने भी नोड को सिलेक्ट करते जाते हैं वो सारे के सारे नोड आपके एक साथ में सिलेक्ट हो जाते हैं। या फिर लेसर टूल है और मैंने वो एक एरिया बनाया फ्री हैंड। अब इस एरिया के बीच में जितने भी नोड है, ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ जो एंकर पॉइंट जो नोड है, ठीक है, उन्हीं को ही सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आगे उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन लिए, काम आपको डायरेक्ट सिलेक्शन से ही करना है, मूव वगैरह उसको इसी से ही करवाएंगे, लेकिन सिर्फ ये नोडों को सिलेक्ट करने के लिए। हाँ, थोड़ा सा इससे कोरल के अंदर से थोड़ा सा एडवांस है। अब उसके अंदर कैसे है, क्योंकि ये चीजें तो कोरल के अंदर भी हम लोग अलग अलग नोट्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाया ये, ठीक है, फिर मैंने और इसके अंदर कॉपी करने के लिए एक और बढ़िया है कि आप ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, और इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके रखा, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3, और तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे देखिएगा 4-4 नोड रहेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये दोनों नोड सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने एक एरिया सिलेक्ट कर लिया, या जैसे मर्जी चाहो वैसे सिलेक्ट कर सकते, तो इंडिविजुअली, क्योंकि है तो ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली, ठीक है। अब मेरे पास जो है 4 ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे, अब मुझे जो है ये 2 ऑब्जेक्ट नोड यहाँ के और 2 नोड इसके, ये थोड़े से मुझे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इससे या इससे जिससे भी करते हैं, तो इसके अंदर अगर हम एक एरिया बनाता हूँ तो उस एरिया के बीच में जितने भी नोड आ रहे होंगे
ठीक है। अब वो नोड सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के नहीं, तीनों ही ऑब्जेक्ट के जितने भी नोड्स होंगे वो सारे के सारे टुगेदरली एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर लेसो टेर से तो लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि मीन जब भी हम किसी भी नोड्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है आपके पास जितने भी हों, ठीक है, उसके जितने भी नोड्स होंगे, ठीक है, उस एरिया के बीच में, ठीक है, वो चाहे वो एक साथ में ग्रुप है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, बैंड है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अलग अलग भी हो, ठीक है, तब भी उसके नंबर नोड्स को वो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये आपके पास आता है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं, ये तो हमारे पास सिंपल और नोट्स थे जो हम लोगों ने कोरल के अंदर भी समझे थे, ठीक है। तो आपको कोरल जब आप प्रैक्टिस वो करोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके अंदर करते हैं। अब एक टूल मैंने आपको बताया था कि जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं, जो एडवांस लेवल पे हम लोग काम करते हैं सिलेक्शंस के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग शेप बिल्डर, ठीक है। अब शेप बिल्डर जो टूल है बेसिकली, ठीक है, ये होता है शेप को बिल्डअप करने के लिए, है तो एक तरह से ये भी सिलेक्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बनाया। अब दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों को मुझे एक बना, अभी अगर मैं बात करूं तो टोटली इसके अंदर जो है आपके पास 3 शेपें हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्ट है, ये आपके पास एक हो गई और एक आपके पास एक हो। तो ये तीनों शेपों में अब आपको शेप बिल्डर जैसे ही आप लेते हैं तो आप कैसे आपको पता चला इससे तीनों अलग अलग है। शेप बिल्डर मैंने लिया, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर अभी मैंने क्लिक नहीं करा, जैसे आपने कोरल ड्रॉ के अंदर स्मार्ट फिल करा था, स्मार्ट फिल था याद हो अगर आपको, तो स्मार्ट फिल ऑब्जेक्ट टूल था, उसके अंदर जो जितने भी एक आपके पास ब्लॉक होते थे, ठीक है, जो लाइनें आपस में जॉइंटेड हैं, जो आपके लूज नहीं है, उनके अंदर कभी भी कोई भी कलर वगैरह फिल करना है अगर आपको, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कलर वगैरह फिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उससे थोड़ा सा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक तरह का लगेगा वैसे ही टूल, लेकिन ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके अंदर सिर्फ कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कलर के साथ साथ में, ठीक है, अगर आपका कोई कलर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो वो कलर इसके अंदर फिल कर देगा, ठीक है, तो वो है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ में, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मैं लेकर आता, तो ये क्या करा इसने, तीनों ही ऑब्जेक्टों को एक कर दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ में एक और देखिएगा कि अगर मैं मान लीजिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूं और कुछ मैंने इसके अंदर ये ले लिया, अब देखिएगा, अब ये मेरे पास कितने हैं, 3। फिल कलर में अभी नन कर रहा हूँ इसका, और आउटलाइन में थोड़ी सी इसकी, ठीक है। अब ये नीचे वाले चाहिए आउटलाइन कलर है, ऊपर वाला चाहिए फिल कलर है, ठीक है। अगर आउटलाइन कलर करना हो तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, या फिर एक को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपके पास ये आउटलाइन में आएगा और कलर कर दीजिए। तीनों के अंदर मैंने डिफरेंट ये ले लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया ये, तो ये आउटलाइन फॉर्मेट करना। अब यहाँ पे देखिए जूम करने के लिए वही है जो फोटोशॉप के अंदर था, कंट्रोल प्लस और माइनस, ठीक है, जूम इन और जूम आउट। अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये आउटलाइन है। अब आउटलाइन है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पता चलता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक बार तो अंदर दिखाई दे रही है, ये व्हाइट सी जो है ये अंदर दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं, इसका ऑफसेट है ये, ठीक है, बार बार जो लाइन था, ठीक है। तो जब भी हम लोग, मैंने बताया था आपको कि जो जैसे फोटोशॉप के कोरल के अंदर हम लोग बेल्ड करते थे या ट्रिम करते थे, तो ऑब्जेक्ट ट्रिम होता था या ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने आउटलाइन काम किया तो आउटलाइन से किसी भी ऑब्जेक्ट ना तो ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, और ना तो आप उसको बेल्ड कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता था कि अगर कोरल ड्रॉ के अंदर करना था तो उसके लिए क्या करते हैं कि मींस
आउटलाइन को कन्वर्ट करना पड़ता था ऑब्जेक्ट के अंदर, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू जो कन्वर्ट टू कर्व करते थे उसी के नीचे एक टूल है, ठीक है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। तो आउटलाइन को क्या करता है वो ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, देन आफ्टर दैट वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो फिर आउटलाइन नहीं रहती है। देन उसके थ्रू हम लोग जो भी करना चाहते हैं, बेड करना चाहे बेड कर सकते हैं सारी लाइनों को, और अगर ट्रिम करना चाहते हैं एक दूसरी लाइन को वो ट्रिम भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे काम करने के लिए आउटलाइन को शेप में कन्वर्ट करने के लिए या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हमारे पास आता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जैसे जाओगे यहाँ पे ये एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। तो या फिर इसी के ऊपर ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली में हमारे पास यहाँ पे तो यहीं से ले लीजिए, जैसे आप एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो जैसे आपका चयन करेगा, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब जो पीछे बीच में जो वायर सी आ रही थी वो वायर खत्म हो गई, ठीक है, तो वो अपनी पूरी की पूरी एक शेप बना दी उसने। तो जब भी आप शेपिंग करने लगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, नॉर्मल शेपिंग जो हो जाती है आपको, जैसे अगर मैं कहूँ शेपिंग का मतलब कि मैं इस लाइन को शेप चेंज करना चाहूँ, तो मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, शेप तो चेंज हो रही है, लेकिन ये वायर की शेप चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की वो जो आपकी वो जो पाथ है, जो ऑफसेट है, उसकी चेंज नहीं हो रही है। अगर उसकी चेंज होती है, मैं चाहता हूं यहाँ से मुझे थोड़ा फैलाना है और इधर से ये करना है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल उतनी चलेगी जो ऑफसेट के साथ नहीं चलेगी वो आपके पास, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है, अब लेकिन इसको मैंने जो वायर उसको कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इंडिविजुअली मैं चाहूँ तो इस शेप को जैसे मर्जी चाहूँ तो मैं रीशेप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपका अब आपके पास आउटलाइन नहीं है, वायर नहीं है, वायर फ्रेम नहीं है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह से सबको ही आप पहले एक्सपेंड कर लीजिएगा। एक्सपेंड जो हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व करते थे या कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करते थे, उसी का एक पार्ट है यहाँ पे। इसका कोरल में है सर, कोरल में एक्सपेंड नहीं है, उसमें कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट है, आउटलाइन टू कर्व, कर्व जिसको बोलते थे हम, कर्व तो सर कर्व हो जाता कर्व हो जाता है ना, ठीक है। लेकिन हाँ नहीं, उसके लिए जैसे कन्वर्ट टू कर्व है ना, उसके नीचे है आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करोगे, अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो उसके थ्रू करते थे हम लोग। अब ये मैंने ले लिया, इसको भी मैंने वैसे कर दिया एक्सपेंड, नाम चेंज है, ठीक है, बाकी काम सेम ही है सबका। अब उसके लिए अब देखिएगा इसके अंदर शेप बिल्डर का डबल यूज किस तरह से करता है। अब मेरा ये है कि आप लोगों को देखा भी होगा, एक आपके पास मुझे कड़ी बनानी है, ज्वाइंटिंग करनी है, ठीक है, कि मीन्स ये ऊपर से दिखाना है और ये नीचे से दिखाना है, क्योंकि नेचुरल बात है नीचे जाएगा तो एक घूम के वो ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाता है आपके पास। कोरल के अंदर हम लोग करते थे तो बहुत जद्दोजहद करनी थी, ट्रिम करो फिर नीचे से हटाओ, लेकिन एक जगह ट्रिम हो जाता, दूसरा जगह ओवरलैप आ जाता था। प्रिंटिंग के अंदर ओवरलैपिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि उसके हल्की से ना कलर फेडेड हो जाते हैं, कलर कई बार खराब भी हो जाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। डिजिटल के लिए बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी तो पीएनजी बना दी, जेपीजी फाइल बना दी, वो आपकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर प्रिंटिंग के लिए आते हैं तो ओवरलैपिंग रह जाती है, ओवर प्रिंटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग। क्योंकि आपका अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं करूँगा तो इसके नीचे है तो नॉर्मल प्रिंट और निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ओवर प्रिंटिंग में अगर मान लीजिए कई बार प्रिंट में छोड़ जाता है तो इसका और इसके बीच में कलर जो होते हैं ना, दो कलर, क्योंकि नीचे ब्लू है और ऊपर आपके पास रेड है, तो दोनों कलर जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं वहां पे कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको ओवर प्रिंटिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से करें, यहाँ से अगर मैं इसको ट्रिम कर दिया, ऊपर वाले हिस्से को ट्रिम कर दिया, ठीक है, जहाँ पे मेरी नीड थी, क्योंकि मुझे तो ये तो हटाना था, यहाँ तो मैंने ट्रिम कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्रिम की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा एग्जैक्टली सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन दिखाई तो सही दे रहा है, लेकिन प्रिंटिंग जब करते हैं तो ये ओवरलैपिंग में कई बार क्या होता है, कलर जो है वो करके खराब कर देता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटल में नहीं आती लेकिन प्रिंटिंग में आती है, तो ये आपकी ओवरलैपिंग। इट मींस जो नॉर्मली टेक्निकली अगर हम बात करूं तो ये ऊपर से कटा होना चाहिए, ये नीचे से कटा होना चाहिए, इसके जो नीचे का ब्लू पार्ट जो वो कटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर नहीं तो इसको भी ट्रिम करो, उसको भी ट्रिम करो, एक पार्ट लगाओ, ठीक है, तब जाके। लेकिन इसके अंदर सबसे आसान होता है, ध्यान यहाँ पे एक चीज रखनी होती है कि जब हम शेप बिल्डर को यूज करें तो वो कलर जो आपका बैकग्राउंड में है, क्योंकि जिससे ट्रिम करना है दूसरे ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमेशा कोशिश ये करा करो कि फ्रंट से बैक ट्रिम नहीं होती, कभी भी बैक से फ्रंट ट्रिम करो। जैसे मान लीजिए आपका ये नीचे है, ठीक है, तो इससे नीचे को नहीं कटता कभी भी, ठीक है, इससे कट के वो ये ऊपर आ सकता है, लेकिन ये कट के नीचे नहीं जा सकता। बैक तो जा सकता है लेकिन ये इसको पीछे नीचे वाले को नहीं काटेगा कभी भी,
क्योंकि नीचे वाला तो सिलेक्ट हो ही नहीं रहा है। ऊपर वाला कटोगे तो ऊपर वाला तो ऐसे ही चला जाएगा, नीचे वाला कैसे कटिंग होगा। हाँ, नीचे जो आपके पास है, ठीक है, उससे आप ऊपर वाले को काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर लाओगे उसको तो कट जाएगा वो, ठीक है। या तो बैक फ्रंट करोगे तो फ्रंट पे ऊपर आ सकता है, लेकिन काट के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आता है, जैसे ब्लू से इसको कटिंग करनी है आपको, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, देखिए यहाँ पे देखिए। तो शर्त आपको करना क्या है कि अगर आप ये वाला कलर यूज कर रहे हैं, बाद में चाहे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं, गलती से कई बार हो भी जाता है। तो जो कलर आपने देना है, तो आई ड्रॉपर ले लिया, ये ले लिया, आई प्रेस कर दोगे तब भी आई ड्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। उस कलर को पिक कर लीजिए। देन आफ्टर दैट मैंने अभी से दो, अगर चाहे तो सबको एक साथ में भी सिलेक्ट कर सकते, लेकिन फिर वो ब्लू ब्लू में सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मैंने लिया, शेप बिल्डर लिया, तो यहाँ पे गलती से कहीं देखिए जहां जहां पे क्लिक कर रहे थे ये उस तरह से काम कर रहे थे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम करता था, लेकिन इस तरह से नहीं करना। मैंने एक को सिलेक्ट करा, तो ये जो ब्लॉक बन रहा है देखिए ध्यान दीजिए, यहां से लेकर और यहां तक कलर बन रहा है, ठीक है। मैंने इसको लिया और ठीक छोड़ दिया। तो इसमें एक काम हुआ कि ये आपका नीचे वाला पार्ट जो है ट्रिम होके ऊपर वाला, नीचे वाला जो ऊपर आके, लेकिन उसको काट के ऊपर आ गया। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे हमें वैसे का वैसे छोड़ दिया, तो ये गलती नहीं करनी है। वैसे अगर करोगे तो ये ट्रिम हो चुका है, ठीक है। जैसे आप करोगे तो ये कटिंग है, ये दिख रहा है ना आपको, ये कटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर इसको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को अनग्रुप करना पड़ता है। जैसे अनग्रुप करोगे, अब मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए उसके पीछे है, यहाँ से इसको हटा के देखोगे तो ये पीछे कटिंग हो चुकी है। कटिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसको जब आप अनग्रुप करोगे ना, तब उसको निकाल के अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि उसके पीछे है तो निकाल के अलग कैसे करोगे, क्योंकि सिलेक्शन में तो आता नहीं। या तो इसको फ्रंट टू बैक कर दीजिए, एक बार बैक करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और कर्ली ब्रैकेट आते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट जो ओपन आता है ये वाला, ठीक है, पी के बाद आते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे तो बैक में चला जाएगा, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे तो फ्रंट पे आ जाता है, बैक टू फ्रंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद अनग्रुप करा मैंने, और ये आपकी जो छोटा सा पार्ट था, तो इसके अंदर देखिए मैंने तो एक ही काम करा था, मैंने ऊपर वाले को सिर्फ उसको ज्वाइन करा था, लेकिन बाकी चीजें जो है उसने जितने भी पार्ट थे, जितने ब्लॉक थे, अगर वैसे अगर देखा जाता कि इसके अंदर कलर होता तो ये पार्ट भी इसने अलग कर रखा होता, इसके अंदर भी कलर होता तो ये पार्ट अलग कर रखा होता, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक का, क्योंकि ये फ्रंट पे चल रहा था तो ओवरलैपिंग में इंटरसेक्ट एक ही नीचे वाला ही था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि नीचे वाले से ही कटेगा आपका, ठीक है। तो इसने क्या करा, ऊपर वाले से नीचे वाले को अलग से ब्लॉक बना के दे दिया, क्योंकि ऊपर वाली शेप वही थी, क्योंकि ये कटिंग यहाँ से यहाँ तक ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था उसको उसने अलग कर दिया। तो इसके अंदर देखिए एक साथ में इसने दोनों ही काम कर दिए, ठीक है। दूसरे के लिए फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अगर नहीं करना चाहते कि इस तरह से कि मुझे इतना झंझट नहीं रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज मैं बता दूं कि ये मैंने इस तरह से रहने दिया, ठीक है। और मैंने, लेकिन अब आपको ध्यान ये रखनी है कि कलर पहले इससे लेना है, नहीं तो ब्लू कलर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने सिलेक्ट करा, ओके, और मैंने शेप बिल्डर लिया और इसको लेके और ये दिया। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर ये वाला है तो अब इसके अंदर ऊपर आ गए, यहाँ पे मुझे नीचे करना है, ठीक है। तो आप चाहते हैं तो इसी तरह से, क्योंकि कलर मैंने वही ले रखा है, ठीक है। तो अब देखिए जो नीचे वाला जो कलर हमारे पास था उसी कलर को उसने वो फिल कर दिया। तो ये चीज भी ध्यान रखा करो कि मीन्स जो कलर जो है तो हमेशा वो यूज करो जो कलर के साथ में आपको बिल्डअप करना है, ठीक है। तो बाद में चाहे तो कलर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई लेना नहीं कि कलर आपने एक बार चेंज कर दिया वही आपको पास रहेगा। तो शेप बिल्डर जो है तो मल्टीपल यूज करता है वो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब शेप बिल्डर, अब ये तो हो गया कि मीन्स आउटलाइन को, ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्टली कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, उधर सिंपल आपने ऑब्जेक्ट लगाया और उसको बिल्डअप कर दिया, वो आपके पास आ गया। लेकिन आउटलाइन को कन्वर्ट कर, आउटलाइन को शेप करना है, रीशेप करना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ता है हम लोगों को, कन्वर्ट टू कर, या फिर एक्सपेंड करके उसको आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके देन आफ्टर दैट आप उसको जो है वो रीशेप कर सकते हो। अब बात आती है सिंपली हमारे पास टेक्स्ट की। अब शेप बिल्डर टेक्स्ट के ऊपर जो काम करता है, ठीक है, तो आप नॉर्मली टाइप करेंगे, सिंपल क्लिक कर दीजिएगा, मान लीजिए मैंने एक ये लिखा और एक ये लिख दिया, सर अलग अलग लिख दीजिए, और मैंने दूसरा ले लिया,
अब इन दोनों को मुझे रेड अप करना है। एक के अंदर मैंने पहले अलग कर लेते हैं, दूसरे के अंदर अलग कर, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अब देखिए इसके अंदर जब भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या है, आपका टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट तो है। तो ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास, जैसे उसके अंदर तो एक ही टूल था, ठीक है, टेक्स्ट को भी कर्व कर दोगे तो वो आपका कर्व हो जाता था, वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन इसके लिए हम लोग जो भी टेक्स्ट आपके पास है, सिंपल आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट द आउटलाइन, ठीक है। तो आउटलाइन मतलब ये लाइनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है दैट। हाँ, बट उसके बाद आप इसके जैसे कर्व करने के बाद आप दोबारा से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, वैसे इसके अंदर कि अब आप कोई चेंजिंग, हाँ कलर वगैरह जो भी चेंज करना है, रीशेपिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोग इसको भी, ठीक है, बैकग्राउंड में जो भी कलर है, देन शेप बिल्डर, और उसके बाद फिर अब यहाँ पे जो है इसका ध्यान रखिएगा, ये पीछे में ब्लॉक एक आ रहा है, इसको अनग्रुप कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। देन आफ्टर दैट इसको बैक, क्योंकि ऑलरेडी बैक ही है वो, क्योंकि कटिंग में आएगा तो वो वैसे ही दिखेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो ये निकल के ऊपर आ जाएगा, ताकि इसको आप हटा, इसको छोड़ मत दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि छोड़ोगे तो वही मैंने जो आपको बताया था। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा पार्ट आपका सिलेक्ट हो रहा है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये है, तुम्हें दो चीजें ध्यान रखना है शेप बिल्डर के अंदर, ठीक है। पहली कि हमेशा ये जो कलर यूज करना हो बैकग्राउंड का, जो पीछे ऑब्जेक्ट हो जिसको आपको ट्रिम, जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, तो पीछे वाला ही ऊपर लाना है आपको, तो बैकग्राउंड का कलर आपको सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज कि आउटलाइन के थ्रू अगर आप रेशेप कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब डेवलप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले उसको एक्सपेंड करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और आउटलाइन के टेक्स्ट को कर रहे हो तो आपको उसको करिए था आउटलाइन करना है। देन आफ्टर दैट आप उसके अंदर फिर हम काम कर सकते हैं जैसे। अब देखिए इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी प्रैक्टिस के लिए बड़ा आसान है। इंपोर्ट करवाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी है, जैसे कोरल के अंदर कंट्रोल आई कर देते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है, प्लेस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अगर नहीं ध्यान रहे, ठीक है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है प्लेस। अब देखिए इसको मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ, ओके, ठीक है। हाँ, अगर आप इससे दूसरा कोई वर्जन यूज कर रहे हो, CS वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल शिफ्ट भी वहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपको प्लेस ही करना पड़ेगा फाइल के अंदर जाके। पुराने वर्जन पे अगर आप काम कर रहे हो तो शॉर्ट कीज आप यूज, क्योंकि न्यू वर्जन के साथ में पुराने वर्जन में काफ़ी ऐसी शॉर्ट कीज है जो नहीं, ठीक है ना, ओके। तो CC वगैरह में अगर आप यूज कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट भी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, पुराने वर्जन के अंदर ये भी नहीं है, ये जो ये उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। वहाँ पे उसके अंदर टूल, एक टूल ही वही है, मतलब राउंड कॉर्नर है उसके अंदर, तो इसी से आप राउंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो ये अलग अलग शेप है, सिंपल है, मैं फटाफट एक बार दिखा दूँ। तो मैंने पहले बताया था, सबसे पहले तो राउंड कर लीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, ये राउंड कॉर्नर जो है वो इनसाइड में है दोनों ऊपर के, तो मैंने पहले ये, अब मैंने बताया था कि सिलेक्ट करोगे, प्लस, ठीक है, नोड ऐड करने के लिए कोई कंट्रोल वगैरह शिफ्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, सिंपल प्लस, ठीक है। बाकी नोड वगैरह से इसको
और उसके साथ साथ में आपके पास ये सिंपल बेसाफ, बाकी का जो भी करना है वो शेप बिल्डर से और प्रेस करके रखा है मैंने, इसी की कॉपी बना ली। ठीक है, वो जितने भी आपके पास हैं, अब इसके अंदर मल्टीपल हैं, एक को ड्रैग करके रखिएगा, इधर ले आए, ये लिया। ठीक है, जैसे जैसे आप इसके अंदर करते जाओगे उसी हिसाब से, और दूसरा भी इसी तरह से। दूसरा मैं अभी सिंपल सा एक राउंड कॉर्नर से ऐसे ही बना दिया। अब इन दोनों